नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों को भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि राज राज्य व्यवस्था राज्य व्यवस्था राज्य बराबर राज्य व्यवस्था, शासन प्लस तंत्र बराबर शा- शासन तंत्र। तो मैं तो जिस राष्ट्र के शासन तंत्र के बारे में शासन का विश्लेषण हो या शासन की प्रणाली राज्य व्यवस्था कहलाती है। राज्य व्यवस्था कहलाती है। जैसे कि भारत का शासन तंत्र जो है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। यहाँ पर जैसे जैसे भारत का भारत का भारत का शासन तंत्र लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। तो कहने का मतलब देखिए, जिस राष्ट्र के शासन तंत्र के बारे में शासन का विश्लेषण हो या शासन की प्रणाली राज्य व्यवस्था कहलाती है। जैसे कि भारत का शासन तंत्र लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। अब देखिए, विश्व का शासन तंत्र विश्व का शासन तंत्र विश्व का शासन तंत्र जो है 3 भागों में बटा हुआ है। पहला पहला तो है राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली। राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली। और दूसरा है तानाशाही शासन प्रणाली। और तीसरा है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। तो भारत का जो शासन तंत्र है वो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, जो कि ये है। ठीक है। अब इसमें मैं किसका कौन शासन करता है, शासन का स्रोत इसमें क्या है, व्यक्ति की स्थिति क्या है, अब इसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए, पहला, शासन कौन
करता है इसमें। इसके बाद शासन का स्रोत, शासन का स्रोत क्या है और इसमें व्यक्ति की स्थिति क्या होती है। व्यक्ति की स्थिति। चलिए अब तो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में शासन राजा करता है। शासन राजा करता है और इसका जो शासक जो होता है वंशानुगत शासक होता है। और तानाशाही शासन प्रणाली में कोई भी व्यक्ति विशेष जैसे कि हिटलर या मुसोलिनी होता है। तो और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जनता का जनता दो जनता का जनता द्वारा और जनता के लिए। अब जो है इसमें शासन का जो स्रोत है, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में शासन का स्रोत राजा का आदेश होता है। राजा जो कहेगा वही होगा, यानी राजा का आदेश। तानाशाही शासन प्रणाली में इसमें भी सिर्फ आदेश होगा, जो भी व्यक्ति विशेष है उसका आदेश होगा। और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में संविधान, जो कि यहाँ का शासन का स्रोत संविधान को बनाया गया है। अब व्यक्ति की स्थिति क्या है इसमें, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में अधिकार कुछ भी नहीं होता है, व्यक्ति का अधिकार कुछ भी नहीं। और स्थिति और कर्तव्य जो है, कर्तव्य में जो भी राजा का आदेश होगा उसे करना होगा। इस तानाशाही शासन प्रणाली में भी ठीक इसी प्रकार अधिकार इसमें भी कुछ नहीं रहता है, कुछ अधिकार नहीं। और कर्तव्य की बात किया जाए तो कर्तव्य इसमें जो भी आदेश होगा तानाशाही शासन प्रणाली में आदेश को मानकर कर्तव्य समझकर पूरा करना है इसको। और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जो है अधिकार और कर्तव्य दोनों यहाँ पर दिया गया है संविधान के अंतर्गत। इसमें अधिकार भी है जनता को और कर्तव्य भी है। और लोकतंत्र जो शासन प्रणाली है, बिना अधिकार का लोकतंत्र कभी सफल नहीं हो सकता है। इसलिए संविधान के अंतर्गत जो है इसमें अधिकार और कर्तव्य दोनों दिया गया है। अब अधिकार जो है मांगने की चीज होती है। अधिकार अधिकार मांगने की चीज है और कर्तव्य देने की चीज होती है। अब समाज, जैसे कि समाज मांग करता है, समाज मांग करता है एवं राज्य उसे स्वीकृति प्रदान करता है। ठीक है, तो अधिकार मांगने की चीज है, समाज मांग करता है और राज्य उसे स्वीकृति प्रदान करता है। ठीक है। अब लोकतांत्रिक शासन प्रणाली जो है,
लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में अधिकार को संविधान द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। बिना अधिकार का लोकतंत्र कभी सफल नहीं हो सकता, जिसका अभी कुछ देर पहले मैंने बताया आपको। बिना अधिकार का लोकतंत्र कभी सफल नहीं हो सकता है। तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में अधिकार को संविधान द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। बिना अधिकार का लोकतंत्र कभी सफल नहीं हो सकता है। बिना अधिकार का लोकतंत्र कभी सफल नहीं हो सकता है। स्वतंत्रता, समानता, न्याय। अब जो है स्वतंत्रता, समानता और न्याय ऐसे अधिकार हैं जिसके बिना प्रत्येक नागरिक अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ स्वतंत्रता, समानता, न्याय ऐसे अधिकार हैं जिसके बिना प्रत्येक नागरिक अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता है। एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि सर्वांगीण जो है, सर्वांगीण का मतलब होता है मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अपना विकास नहीं कर सकता है। तो एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा, स्वतंत्रता, समानता, न्याय ऐसे अधिकार हैं जिसके बिना प्रत्येक नागरिक अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता है। कर्तव्य, जब राज्य प्रत्येक नागरिक को जब राज्य प्रत्येक नागरिक को कुछ करने को कहे या जिम्मेदारी उठाने को कहे, तो वह नागरिक का कर्तव्य कहलाता है। जैसे कि कर्तव्य देने की चीज है, कर्तव्य देने की चीज है। कर्तव्य, जब राज्य प्रत्येक नागरिक को कुछ करने को कहे या जिम्मेदारी उठाने को कहे, तो वह नागरिक का कर्तव्य कहलाता है। कर्तव्य देने की चीज है, जबकि मैंने पहले बताया कि अधिकार मांगने की चीज है, जबकि कर्तव्य देने की चीज है। और हमारा जो भारत का जो शासन का स्रोत है संविधान में दोनों चीज है, अधिकार और कर्तव्य।
लेना और देना दोनों है इसमें। अब सर्वप्रथम सर्वप्रथम अब्राहम अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा सर्वप्रथम अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा देते हुए बतलाया कि लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन की एक पद्धति है। जी, सर्वप्रथम अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की परिभाषा देते हुए बतलाया कि लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन की एक पद्धति है। यहाँ जनता का मतलब है ऐसी शासन प्रणाली जिसमें अंतिम शक्ति जनता का हो या जनता में निहित हो। आप लोगों को तो पता है ऐसी अंतिम शक्ति जनता का होता है। अगर मंत्री कोई कार्य ना कर रहा हो या कोई दिक्कत कर रहा हो, जनता को जो पसंद ना आए उसके विरुद्ध काम कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में जनता जो है 5 साल के बाद स्वयं हटा देती है। तो अंतिम शक्ति इसमें जनता में ही निहित है लोकतंत्र में। अब जनता द्वारा ऐसी शासन प्रणाली जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों के द्वारा शासन करे। हाँ, ऐसी शासन प्रणाली जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों के द्वारा शासन करे। जैसे कि प्रतिनिधि क्या होता है, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, फिर एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फिर मुखिया, ये सब जनता द्वारा चुना जाता है, जनता का प्रतिनिधि है ये सब। इसके द्वारा यहाँ पर शासन किया जाता है। अब के लिए जनता के लिए जब शासन लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए किए जाएं। जब शासन लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए किए जाएं तो उसे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कहते हैं। तो जनता के लिए जब शासन लोक कल्याणकारी
राज्य की स्थापना के लिए किए जाएं तो उसे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कहते हैं। अब विश्लेषण पढ़िए संविधान का। संविधान CONSTITUTION कॉन्स्टिट्यूशन। विश्लेषण पढ़िए। चलिए, तो शासन का जो सरकार या नागरिक इन सबको एक लिमिटेशन में बांधने का प्रयास करता है। जैसे देखिए, संविधान शासन को या सरकार को या नागरिक को एक लिमिटेशन में, एक सीमा में बांधने का प्रयास करता है। संविधान वह लिखित अथवा अलिखित दस्तावेज है जिसमें सरकार और नागरिक के मध्य अधिकार और कर्तव्य का सीमांकन किया जाता है। चलिए, तो मैं लिखता हूँ अब यहाँ पर शासन को या सरकार को या नागरिक को एक लिमिटेशन सीमांकन में, एक सीमा में बांधने का प्रयास करता है। तो क्या है संविधान शासन को या सरकार को या नागरिक को एक सीमांकन किया जाता है, मतलब नागरिक को एक लिमिटेशन, एक सीमा में बांधने का प्रयास करता है। संविधान वह लिखित अथवा अलिखित दस्तावेज है। संविधान वह लिखित अथवा अलिखित दस्तावेज है जिसमें सरकार एवं नागरिकों के मध्य अधिकार एवं कर्तव्य का सीमांकन किया जाता है। तो क्या है, शासन को या सरकार को या नागरिक को एक लिमिटेशन में बांधने का प्रयास करता है। संविधान वह लिखित अथवा अलिखित दस्तावेज है जिसमें सरकार एवं नागरिकों के मध्य अधिकार एवं कर्तव्य का सीमांकन किया जाता है। विश्व का इतिहास यदि देखा जाए तो विश्व में जितनी भी क्रांतियां हुई है, पहला इंग्लैंड का गोरखपुर क्रांति, इंग्लैंड का गोरखपुर क्रांति, अमेरिकी क्रांति, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिकी क्रांति, रूस की क्रांति
फ्रांस की क्रांति, ये सभी शासक शासक एवं जनता के मध्य हुआ है। क्रांति का कारण अधिकार एवं कर्तव्य के मध्य संघर्ष था। तो विश्व का इतिहास यदि देखा जाए तो विश्व में जितनी भी क्रांतियां हुई है, इंग्लैंड का गोरखपुर क्रांति, अमेरिकी क्रांति, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, ये सभी शासक एवं जनता के मध्य हुआ है। क्रांति का कारण अधिकार एवं कर्तव्य के मध्य संघर्ष था। तो अब है शासन, संविधान का जो भावार्थ है, संविधान का भावार्थ किसी राष्ट्र के शासन को स्थिरता, किसी राष्ट्र के शासन को स्थिरता, शांति एवं समृद्धि सुनिश्चित करना होता है। मतलब संविधान का भावार्थ है किसी राष्ट्र के शासन को स्थिरता, शांति एवं समृद्धि सुनिश्चित करना होता है। अब संविधान एवं संविधान के मध्य अंतर। संविधानवाद एवं संविधान के मध्य अंतर। तो संविधानवाद संविधान तो चलिए, संविधानवाद जो है एक विचारधारा है जो सीमित सरकार, लोकतांत्रिक पद्धति एवं संविधान के अनुरूप शासन संचालन करने वाले विचार का प्रतिपादन करता है। संविधानवाद एक विचारधारा है। संविधानवाद क्या है? एक विचारधारा है जो सीमित सरकार, लोकतांत्रिक पद्धति एवं संविधान के अनुरूप शासन संचालन करने वाले विचार का प्रतिपादन करता है। तो संविधानवाद क्या है? एक विचारधारा है जो सीमित सरकार, लोकतांत्रिक पद्धति एवं संविधान के अनुरूप शासन संचालन करने वाले विचार का प्रतिपादन करता है।
और संविधान क्या है? तो देश का शासन का स्रोत होता है। संविधान देश का शासन शासन का स्रोत है। संविधान देश का शासन का स्रोत है। कोई राष्ट्र जब इसको अपना शासन का आधार बनाता है तो इसका उल्लंघन जो है न तो सरकार कर सकती है और न ही नागरिक कर सकता है। कोई जब कोई राष्ट्र इसे उसे संविधान को मतलब संविधान को अपना शासन का आधार बनाता है तो इसका उल्लंघन न तो सरकार कर सकती है और न ही नागरिक कर सकता है। तो संविधानवाद एक विचारधारा है जो सीमित सरकार एवं लोकतांत्रिक पद्धति एवं संविधान के अनुरूप शासन संचालन करने वाले विचार का प्रतिपादन करता है। और संविधानवाद जो है, वाद का मतलब होता है विचार। संविधानवाद मतलब संविधान पर विचार, वाद मतलब विचार होता है। तो अब संविधान जो है किसी देश के शासन का स्रोत होता है। जब कोई राष्ट्र इसको संविधान को अपना शासन का आधार बनाता है तो इसका उल्लंघन न तो सरकार कर सकती है और न ही नागरिक कर सकता है। यह है संविधान। अब संविधानवाद के लक्षण के बारे में बताने जा रहा हूँ। संविधानवाद के लक्षण। संविधानवाद के लक्षण। संविधानवाद के लक्षण। पहला तो है सीमित सरकार। दूसरा है शक्तियों का पृथक्करण। सरकार जो है अपने शक्तियों का पृथक्करण अलग अलग रखती है। जैसे कि एक हो जाता है विधायिका, कानून बनाने का काम करता है। दूसरा है कार्यपालिका, जो कि उल्लंघन करने पर दंड देता है। ये सॉरी कार्यपालिका जो विधि को लागू करने में सहयोग करता है उसे कार्यपालिका कहा जाता है। और अब है न्यायपालिका जो विधि का उल्लंघन करने पर दंड देता है, उसे न्यायपालिका कहते हैं। तो चलिए, विधायिका हो गया जो नियम को बनाने का कार्य करता हो, और विधि को लागू करने का कार्य कार्यपालिका करता है। और न्यायपालिका विधि के उल्लंघन पर दंड देने का कार्य करता है, उसे न्यायपालिका कहते हैं। शक्तियों का पृथक्करण इस प्रकार से हुआ है, 3 भागों में बटा हुआ है। अब तीसरा है लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक चौथा है नियमित निर्वाचन, समय पर निर्वाचन होना। पांचवा है नागरिकों के अधिकार सुनिश्चित होना चाहिए। नागरिकों के अधिकार सुनिश्चित होने चाहिए। छठा है राजनीतिक दल हित समूह दबाव
समूह। 8वां है प्रेस की आज़ादी। प्रेस की आज़ादी। 9 में स्वतंत्र न्याय पालिका। तो चलिए, संविधानवाद के लक्षण। पहला तो सीमित सरकार, दूसरा शक्तियों का पृथक्करण, तीसरा लोकतांत्रिक सरकार, चौथा नियमित निर्वाचन, पांचवा नागरिकों के अधिकार एवं सुनिश्चित होने चाहिए, छठा राजनीतिक दल, सातवां है हित समूह दबाव समूह, आठवां है प्रेस की आज़ादी और स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। अब मैं लिखित और लिखित संविधान के बारे में बताऊंगा। लिखित और लिखित और अलिखित संविधान। लिखित संविधान कौन है? देखिए, लिखित वैसा विधान जिसमें सरकार एवं नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य लिखित एवं स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है, उसे लिखित संविधान कहते हैं। तो लिखित और लिखित। लिखित वैसा विधान जिसमें सरकार एवं नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य लिखित एवं स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया हो, उसे लिखित संविधान कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ, इसका तात्पर्य हुआ कि संविधान सर्वोच्च है। संविधान सर्वोच्च है और कोई भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकता है। इसका तात्पर्य हुआ कि संविधान सर्वोच्च है और कोई भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकता है। यानी संविधान को ही सर्वोच्च माना गया है यहाँ पर। अतः देश का सर्वोच्च न्यायालय इसका व्याख्याकार है। अतः देश का सर्वोच्च न्यायालय इसका व्याख्याकार है। अतः व्याख्या के लिए लिखित होना अनिवार्य है। तो लिखित होना अनिवार्य है। इसलिए शासन में स्थिरता, सुदृढ़ता रहे। अतः सर्वोच्च न्यायालय इसका
रक्षक करता होता है। तो कहने का मतलब है हाथ इसका तात्पर्य हुआ कि संविधान सर्वोच्च है और कोई भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकता है। अतः देश का सर्वोच्च न्यायालय इसका व्याख्याकार है। अतः इसका व्याख्याकार है। अतः व्याख्या के लिए लिखित होना अनिवार्य है। इसलिए शासन में स्थिरता सुदृढ़ता बनी रहे, अतः सर्वोच्च न्यायालय इसका संरक्षक करता होता है। यानी जिसका लिखा जो लिखित होगा उसी का व्याख्या किया जाएगा। जो अलिखित है, जो लिखा हुआ नहीं है, तो उसका व्याख्या कैसे किया जाएगा? इसलिए व्याख्या के लिए लिखित होना अनिवार्य है। अब अलिखित मतलब शब्द से इस पर पता चल जा रहा है कि अलिखित मतलब कुछ लिखा हुआ ना होना, जो परंपरागत कानून चल रहा हो। लिखा हुआ न होना, परंपरागत कानून जो कि पूर्व से चलता हुआ आ रहा है, उसे परंपरागत कानून कहते हैं, जो कि अलिखित है। चूँकि ब्रिटेन में संसदनात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अपनाई गई है। क्योंकि ब्रिटेन में संसदनात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है, जिसमें संसद की सर्वोच्चता अपनाई गई है। संसद की सर्वोच्चता स्थापित है। इसका तात्पर्य है कि संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री छोड़कर बाकी सभी प्रकार के कानून का निर्माण कर सकती है। देखिए, चूँकि ब्रिटेन में संसदनात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें संसद की सर्वोच्चता स्थापित है। इसका तात्पर्य है कि संसद स्त्री को पुरुष छोड़ करके और पुरुष को स्त्री छोड़ करके बाकी सभी प्रकार के कानून का निर्माण कर सकती है। स्त्री को यहाँ पर देखिए, स्त्री को पुरुष छोड़कर मतलब स्त्री को पुरुष नहीं बना सकता है और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकता है। मतलब कि इस तरह का कार्य को छोड़ करके बाकी सभी प्रकार के कानून का वह निर्माण कर सकता है। ऐसे में यदि लिखित संविधान होता तो संसद मर्यादा में बंध जाती, जिससे सर्वोच्च संसदीय शासन प्रणाली को प्रभावित होता। इसलिए वहाँ लिखित संविधान है।
जैसे कानून ऐसे में यदि लिखित संविधान होता तो संसद मर्यादा में बन जाती, जिससे सर्वोच्च संसदीय शासन प्रणाली को प्रभावित होता, इसलिए वहाँ उल्लिखित संविधान है। अब संविधान को दो भागों में बांटा गया है। एक तरफ अब संविधान में दोनों लोग आते हैं, ये एक तरफ नागरिक और दूसरी तरफ सरकार। तो संविधान में दोनों हैं, एक तरफ सरकार और दूसरी तरफ नागरिक। अब नागरिक का अधिकार और कर्तव्य दोनों से संबंध है। एक तो अधिकार से संबंध है, दूसरा कर्तव्य से। अधिकार या अपने लिए अधिकार का मांग करता है, और सरकार जब कुछ करने को कहे या जिम्मेदारी उठाने को कहे तो ये उसका कर्तव्य होता है नागरिक का। और सरकार जो है, सरकार के शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत के आधार पर सरकार की शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया ताकि सरकार निरंकुश न हो जाए। कहने का तात्पर्य है कि सरकार का जो है शक्तियों का पृथक कर दिया गया है। जैसे कि मैंने पहले बताया कुछ देर पहले अभी, सरकार का जो शक्ति है वो 3 भागों में बटा हुआ है। एक न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। एक का काम है विधि का निर्माण करना, कार्यपालिका का काम है विधि को लागू करना, और न्यायपालिका का काम है विधि के उल्लंघन पर दंड देना। तो 3 भागों में बटा हुआ है। शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत के आधार पर सरकार की शक्तियों को 3 भागों में बटा गया ताकि सरकार निरंकुश ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो, कहने का मतलब यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार विधि को लागू भी करे, विधि को निर्माण भी करे, फिर इसको लागू भी करे और उल्लंघन करने पर दंड भी सरकार दे। तो इस तरह करने से सरकार नहीं चलेगा और सरकार निरंकुश हो जाएगा इस तरह से। तो इसलिए इसके शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है। अब सरकार की शक्तियों को जो बांटा गया है, अब उसके बारे में देखेंगे पूरा विस्तार से। पहला है विधायिका है। विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। भारत का शासन त्रिस्तरीय शासन प्रणाली है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, त्रिस्तरीय शासन प्रणाली है। तो भारत का शासन त्रिस्तरीय शासन प्रणाली है। विधायी का काम है विधि का निर्माण करना। तो ऐसा संगठन जो विधि निर्माण का कार्य करता हो, ऐसा संगठन जो विधि निर्माण का कार्य करता हो उसे विधायिका कहते हैं। और कार्यपालिका, ऐसा संगठन जो विधि को लागू करने का कार्य करता हो उसे कार्यपालिका कहते हैं। अब न्यायपालिका में ऐसा संगठन
ऐसा संगठन जो विधि के उल्लंघन पर दंड देने का कार्य करता हो, उसे न्यायपालिका कहते हैं। ऐसा संगठन जो विधि के उल्लंघन पर दंड देने का कार्य करता हो, उसे न्यायपालिका कहते हैं। अब संघ स्तर पर जो है संसद होता है, और संसद इन तीनों के मिलने से होता है। पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, और तीसरा है राष्ट्रपति। पहला लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों के मिलने से संसद बनता है। कार्यपालिका में जो है राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है, और प्रधानमंत्री वास्तविक होता है ये। ठीक है। संघ स्तर पर न्यायपालिका में क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय। संघ स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय होता है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। और राज्य स्तर पर विधानमंडल होता है। विधानमंडल जो है तीनों के मिलने से बनता है। पहला विधानसभा, दूसरा है विधान परिषद, और तीसरा राज्यपाल। इन तीनों से मिलने से विधानमंडल बनता है। विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल के मिलने से विधानमंडल बनता है, जो कि राज्य स्तर पर होता है। इसमें राज्यपाल नाम मात्र का होता है। राज्यपाल नाम मात्र का, और मुख्यमंत्री वास्तविक। ठीक है। अब राज्य स्तर पर जो न्यायालय है वह है उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, जो कि राज्य स्तर पर होता है। अब है पंचायत स्तर पर। पंचायत लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, स्थानीय स्वशासन। तांत्रिक विकेंद्रीकरण, स्थानीय स्वशासन। इसमें जो है ग्राम सभा, उसका पंचायत, उस पंचायत में उपस्थित सभी मतदाता से मिलकर उसका गठन किया जाता है। सभी मतदाता से मिलकर इसका गठन किया जाता है। इसका जो है कार्यपालिका पंचायत स्तर पर वह है मुखिया, और न्यायालय जो है जिला न्यायालय होता है, स्थानीय या जिला न्यायालय। इसी में या ग्राम न्यायालय भी होता है इसमें, न्यायालय। तो अब तो जो है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका,
भारत में त्रिस्तरीय शासन प्रणाली है। पहला संघ स्तर पर, दूसरा राज्य स्तर पर और तीसरा जिला स्तर पर, पंचायत स्तर पर। विधायिका ऐसा संगठन जो विधि निर्माण का कार्य करता हो। कार्यपालिका ऐसा संगठन जो विधि को लागू करने का कार्य करता हो। और न्यायपालिका ऐसा संगठन जो विधि के उल्लंघन करने पर दंड देने का कार्य करता हो। संघ में जो है संसद होता है और लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों के मिलने से संसद बनता है। इसमें कार्यपालिका है राष्ट्रपति जो कि नाम मात्र का होता है और प्रधानमंत्री वास्तविक होता है संघ स्तर पर। संघ स्तर पर जो न्यायालय है वह सर्वोच्च न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट। अब राज्य स्तर पर आइए। राज्य स्तर पर जो है विधानमंडल होता है, जो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, इन तीनों के मिलने से विधानमंडल बनता है। राज्य स्तर पर जो है कार्यपालिका का मुख्य राज्यपाल होता है जो नाम मात्र का है और मुख्यमंत्री वास्तविक होता है। इसके बाद न्यायपालिका में जो है न्यायालय, इसका उच्च न्यायालय होता है जो कि राज्य स्तर पर है। उसके बाद आता है पंचायत स्तर पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या स्थानीय स्वशासन। इसमें ग्राम सभा जो है उस पंचायत में उपस्थित सभी मतदाता से मिलकर इसका गठन किया जाता है, जो कि उस स्तर पर, पंचायत स्तर पर मुखिया होता है, मुख्य। और इसका न्यायालय जो है जिला न्यायालय या स्थानीय ग्राम सभा न्यायालय, ग्राम न्यायालय को कहा जाता है। तो आज का वीडियो इतना ही बस। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।